हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपके सामने फिर से एक रिसर्च वीडियो लेकर आया हूँ। रिसर्च करने में लगभग 10 से 15 दिन लगे हैं। इस वीडियो में हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ से हमको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाई, हमने उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल कर लिया है। दोस्तों, हमने इसमें जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, ह्यूमन राइट कमीशन थे, उन सब की रिपोर्ट को भी शामिल किया है तथा बहुत सारी ऐसी किताबें थीं, बहुत सारी ऐसी बुक्स थीं जो पब्लिश की गई थीं उस दौरान, उनको भी शामिल किया गया है। और कुछ अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनके नोट्स को भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हमने किसी भी प्रकार के किसी भी तथ्य को ना छिपाया है और ना तो दबाया है। जो भी है एग्जैक्ट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल सही तथ्य आपके सामने देने की कोशिश की गई है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर एक रिसर्च करनी थी। रिसर्च कंप्लीट हो गई है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारे सामने फैक्ट सामने आए हैं, तो वो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हमको लगभग ये 8 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। 8 पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि अल्पसंख्यकों की स्थिति एग्जैक्ट में कैसी है और उस समय से लेकर 1947 से लेकर वर्तमान समय तक कैसे स्थितियां बदली। तो एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि 15 अगस्त 1947 में अमृतसर में एक घटना हुई थी, वो घटना क्या थी। दूसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 1951 में जब देश का विभाजन हो गया था, उसके बाद सेंसस आया पाकिस्तान का, तो उस पाकिस्तान के सेंसस में क्या था। देखिए, उसके बाद हम लोग ये 25 मार्च 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 में क्या क्या हुआ था, कैसे पाकिस्तान की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति बदली, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 1970 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद 1972 में पाकिस्तान का सेंसस आया और 1973 में क्या हुआ, पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ। इस संविधान में माइनॉरिटी के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, वो भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग अल्पसंख्यकों की स्थिति देखेंगे पुराने समय से वर्तमान समय तक। तब आपको पूरा का पूरा एक सिनेरियो, पूरी की पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझ आएगी। तो बिना किसी भी देर के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग अलग हुआ, तो पाकिस्तान की बेवकूफ़ी आपको बताते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी वो क्या थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ये पार्ट मांगा और दूसरा ये वाला पार्ट मांगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों पार्ट में बिना अगर सी साइड से ना जाओ तो लैंड साइड तो कोई है ही नहीं जो डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। तो इन्होंने ये दो चीज़ें मांगी। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए। ये हो गया आपका मेन पाकिस्तान। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये बोला गया बेस्ट पाकिस्तान, ये वाला। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इसका काम आगे बढ़ता चलेगा। ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान। अब आप समझेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये आंखों देखी घटना पर आधारित है। ये जो उस समय के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने 2 अमेरिकन राइटर्स को ये कहानी सुनाई थी। उन्होंने अपनी बुक फ्रीडम एट द मिडनाइट में इसको शामिल किया था। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को शाम को ठीक 5 बजे एक ट्रेन पहुंचनी थी अमृतसर। ट्रेन आ रही थी लाहौर से। जो ट्रेन लाहौर से आ रही थी, उसमें सभी के सभी अल्पसंख्यक जो कि भारत आना चाहते थे, वो सारे के सारे भरे गए। और इस तरीके से भरे गए जैसे भूसा भरा हो, एक के ऊपर एक को लगा के सेट कर दिया गया। जब ट्रेन वहाँ से चली और यहाँ पहुँची, उसकी स्थिति जो छेनी सिंह ने बताई, जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे अमृतसर के, उनकी आंखों देखी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि छेनी सिंह अपने अमृतसर के स्टेशन पर बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे 10 डाउन एक्सप्रेस का। और उनको अंदर से लग रहा था कि आज की स्थिति कुछ ऐसी होगी, क्योंकि स्टेशन पर हज़ारों लोगों की भीड़ खड़ी थी।
तो जब स्टेशन पर हज़ारों लोगों की भीड़ खड़ी थी, छेनी सिंह अपने दिमाग में सोच रहे थे कि जैसे ही ट्रेन आएगी वैसे ही भगदड़ मचना शुरू हो जाएगी। सब लोग अपने अपने जानकार जो भी थे, जो रिश्तेदार थे, भाई बहन थे, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको मिलने की कोशिश करेंगे और भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि उसको संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने पुलिस बल को पहले से बुला कर रखा और पुलिस बल को बैरिकेटिंग लगाकर भीड़ को अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि ट्रेन से एक एक आदमी निकलकर बाहर जाएगा और जिसका सगा संबंधी हो वो उसके साथ लेकर जा सकता है। धीरे धीरे शाम के 5 बजने वाले थे और ट्रेन का आवाज़, ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। जैसे ही ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, छेनी सिंह दौड़कर ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेन आकर अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकती है। जब ट्रेन अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो छेनी सिंह ने जो सोचा था उसके उल्टा ही सब होता है। छेनी सिंह ने सोचा था कि जब ट्रेन रुकेगी तो लोग, बहुत सारे लोग जो ट्रेन में होंगे, वो सब लोग एक एक करके निकलना शुरू करेंगे और बाहर की तरफ भागना शुरू करेंगे। ऐसा होता नहीं है। जब वो देखते हैं ध्यान से तो पता चलता है कि पूरे ट्रेन में सन्नाटा सा छाया है। एक भी आदमी ट्रेन के डिब्बे से बाहर नहीं उतरता। ये सस्पेंस समझ नहीं आ रहा था। छेनी सिंह उस ट्रेन की डिब्बे में जो भी सस्पेंस था उसको समझने के लिए ट्रेन की डिब्बे में जैसे ही घुसते हैं तो सबसे पहला उनका पैर पड़ता है एक औरत पर, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका सर कटा हुआ था। छेनी सिंह का दिमाग सुन्न हो जाता है। छेनी सिंह जब पूरे डिब्बे में नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ लाशें और खून से लथपथ कपड़े सब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इतना भयंकर दृश्य होता है कि छेनी सिंह देख नहीं पाते। बहुत हिम्मत कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हज़ारों लोगों को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेन के अंदर भर दिया गया हो। हज़ारों ऐसी औरतें जिनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, हज़ारों ऐसी औरतों के साथ गैंग रेप हुए हों। ऐसी छोटी छोटी लड़कियां, ऐसे बड़ी बड़ी औरतें, किसी को भी छोड़ा नहीं गया था। पूरी ट्रेन को देखने के बाद छेनी सिंह को 2 बार चक्कर आता है और गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब होश आता है और उठते हैं तो बहुत तेज़ से एक आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि अब आप भारत में आ गए हैं और ये अमृतसर का स्टेशन है। कोई भी इंसान अगर सुन रहा हो और ज़िंदा हो तो कृपया खड़े हो जाओ। इतना छेनी सिंह का बोलना था कि कुछ लोग धीरे धीरे खड़े होना शुरू करते हैं। जो लोग खड़े होते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कटे हुए दिखाई देते हैं। ये भयानक दृश्य छेनी सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। लगभग 35,000 लोग उस ट्रेन में भूसे की तरह भरे गए थे और उनको मारा गया था। उन 35,000 में लगभग 30,000 लोग हिंदू थे। ट्रेन के डिब्बे के आखिर में लिखा था कि ये हमारी तरफ से एक तोहफ़ा है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को। ये पाकिस्तान का तोहफ़ा है भारत के लिए। ये ट्रेन के डिब्बे के अंत में लिखा गया था। सोचिए कैसी मानसिकता रखते होंगे वो लोग जिन्होंने इतना भयानक, इतना भयावह दृश्य बनाया होगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को अमृतसर में ये घटना हुई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 2 यानी पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 1951 में एक सेंसस आया। सेंसस में बताया गया कि पाकिस्तान की जनसंख्या जो है 7 करोड़ 50 लाख है। इन 7 करोड़ 50 लाख में कुछ लोग रहते थे वेस्ट पाकिस्तान में और कुछ लोग रहते थे ईस्ट पाकिस्तान में। जो वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे उनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 37 लाख के करीब में थी। जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे उनकी जनसंख्या 4 करोड़ और 20 लाख के लगभग में थी। अगर इस जनसंख्या की बात करें, इसमें 12 लाख लोग माइनॉरिटीज़ थे। माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आते थे ये भी देख लीजिए। तो हिंदू थे,
अहमदिया थे, एक जाति होती है, मुस्लिम ही होते हैं, लेकिन इनको ये लोग अपने साथ नहीं मानते, मुस्लिम लोग, इनको अलग रखा गया। तो अहमदिया थे, क्रिश्चियन थे, बुद्ध थे, जैन थे, सिख थे और कुछ अलग जातियाँ थीं जो जैसे कबीलों में बट के रहते हैं, या ज्यूज़ लोग थे, पारसी लोग, उनको भी माइनॉरिटीज़ में पाकिस्तान में शामिल किया गया था 1951 के सेंसस में। और इन सब की जनसंख्या जो बेस्ट पाकिस्तान था उसमें थी 12 लाख। इन 12 लाख में 10 लाख लोग हिंदू थे। आ जाइए बेस्ट ईस्ट पाकिस्तान पे। ईस्ट पाकिस्तान में जो 4.2 करोड़ जनसंख्या थी, इसमें लगभग 90 लाख लोग अल्पसंख्यक थे। इन 90 लाख में लगभग 80 लाख हिंदू थे। अब आपको पता चलेगी वहाँ की हकीकत। तो ये आप पूरा डाटा समझ लीजिए, माइनॉरिटीज़ इतने और बेस्ट पाकिस्तान में क्या चल रहा था, सामाजिक भौगोलिक स्थिति, और इधर देखिए इसमें क्या हुआ था। तो ये सेंसस जो 1951 में आया था पाकिस्तान का, उसमें इतना डाटा बताया गया है। दोस्तों 25 मार्च 1969 ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। क्यों घटना सबसे बड़ी है? क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में याह्या खान पद पर बैठते हैं। जैसे ही याह्या खान पद पर बैठते हैं, वैसे ही एक डिस्क्रिमिनेशन का दौर शुरू हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन कैसा, समझिए। होता यह है कि अब देखिए, ये है वेस्ट पाकिस्तान, ये है ईस्ट पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तान में हमेशा से शुरू से लेकर 1971 तक, उससे पहले तक, हमेशा इस वाले पाकिस्तान की वरीयता ज़्यादा रही है। यहाँ पे जनसंख्या कम थी, लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या कोई भी ऊंचा पद जो सैनिकों के लिए दिया जाता था, वो सब वेस्ट पाकिस्तान से ही चुने जाते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। डिस्क्रिमिनेशन कैसा? सबसे पहले जो वेस्ट पाकिस्तान था और जो ईस्ट पाकिस्तान था, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सबसे पहले कल्चर में डिफरेंट, नंबर 2 लैंग्वेज में डिफरेंट, नंबर 3 लैंड अलग अलग तरीके की भौगोलिक स्थिति थी उनकी। उसके बाद नंबर 4 तो जो वहाँ का रहन सहन था, जो वहाँ की लोकालिटी थी, तो लोकालिटी भी डिफरेंट। अब आप सोचिए, दो ऐसी जगहें जहाँ का कल्चर डिफरेंट है, मतलब जहाँ का रहन सहन अलग है, भाषा अलग है, वहाँ पर खान पीने का तरीका सब कुछ अलग है, वो दोनों लोग, वो दोनों देश एक देश माने कैसे जा सकते हैं? मज़ा तो तब आया जब वेस्ट पाकिस्तान से सारे प्रधानमंत्री बने और वेस्ट पाकिस्तान से ही प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। तो याह्या खान बने वेस्ट पाकिस्तान से, और वेस्ट पाकिस्तान से बने तो इधर जो ईस्ट पाकिस्तान था, इसके किसी भी लोग को ना तो सेना में भर्ती किया जा रहा था, ना तो नौकरी दी जा रही थी। तो इधर वाले पाकिस्तान के जो लोग थे, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, परेशान किए जा रहे थे, प्रताड़ित किए जाने लगे। आप चाहे कितने भी मुस्लिम हो, लेकिन आपको समझा जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान का। क्योंकि देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो अभी भी वहाँ पर बंगाली बोली जाती है, तो बंगाली वहाँ की भाषा हो गई मेन। यहाँ की भाषा इन्होंने उर्दू को माना, जबकि उर्दू बोलने वाले इन दोनों लोगों में कोई समानता नहीं थी। रहन सहन अलग, खान पीन अलग, पहनना ओढ़ना सब कुछ अलग, लेकिन दबदबा इनका, जनसंख्या आपकी कम है,
फिर भी दबदबा इनका। यहाँ के लोगों को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। तो जब पसंद नहीं आ रहा था तो 1947 से एक मूवमेंट चल रहा था। मूवमेंट कौन सा चल रहा था? बंगाली नेशनलिज्म मूवमेंट। और ये बंगाली नेशनलिज्म मूवमेंट जो था ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ईस्ट पाकिस्तान था, इसके जो प्रेसिडेंट थे याया खान, इन्होंने चुपचाप एक ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस सर्च लाइट ऑपरेशन में ढूंढ ढूंढ कर, घर से निकाल निकाल कर सभी बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी भाषा बोलते थे यानी ईस्ट पाकिस्तान के थे, उन सभी लोगों को ये बोल कर कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं क्योंकि वो बंगाली मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को घर में घुस घुस कर मारा गया। उनकी छोटी छोटी बच्चियों पर, बड़ी बड़ी औरतों पर रेप किए गए। उनको सबके सामने फांसी पर लटकाया गया। उनकी गर्दनें काट दी गई। एक बार में लगभग 30 से 35 लाख लोगों को मारा गया। पूरे विश्व में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने जो होलोकास्ट कराया था, यानी जो हिटलर ने लोगों को मारा था, उसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर अगर हत्या किसी ने कराई तो वो थी याया खान के टाइम पर हुई थी। याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लाखों लोगों को मरवाया। आप ये समझिए उस समय का माहौल ऐसा हो गया था कि अगर घर में कोई भी बंगाली या कोई भी ईस्ट पाकिस्तान का अंदर रह रहा है तो वो थोड़ी देर में मरने वाला है, वो ये खुद समझता था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इधर जो 1947 में मूवमेंट शुरू हुआ, उसकी कमान उस समय के जो सबसे यंग नेशनलिस्ट थे उनका नाम था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने जब इस आंदोलन की कमान संभाली तो पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, इधर पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान में घनघोर चर्चा होने लगी। पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान मुजीबुर रहमान के पीछे खड़ा हो गया। याया खान ने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा दिया और गिरफ्तार करवाने के बाद उनको जेल में डलवा दिया। जब इधर से बहुत ज़्यादा मुसीबतें होने लगीं, जब ये लोग घर में घुसने लगे और धमकी देने लगे कि हम पूरे के पूरे वेस्ट पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, तब मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया। और मुजीबुर रहमान को छोड़ने के बाद सीधे के सीधे ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आगे क्या हो, कहानी यहीं से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दोस्तों 1948 के बाद से पाकिस्तान में एक संगठन शुरू हुआ, नाम था जमात इस्लाम। ये संगठन वैसे तो अपने आप को कुरान और अल्लाह की रखवाली के लिए मानता था, लेकिन इसी के पीछे, इसी के आड़ में ये सारे इलीगल काम करते थे। ड्रग्स का काम, हथियारों का काम, जान ले लेने का काम, किडनैपिंग का काम, सब काम ये लोग करते थे। इसी जमात इस्लाम को हायर किया था याया खान ने। याया खान ने हायर किया था बंगाली ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए। इनको हथियार सप्लाई किए गए, जी भर के इनको पैसा दिया गया और कहा गया कि जो भी तुमको बांग्लादेशी मिल जाए, यहाँ पर जो भी तुमको ईस्ट पाकिस्तान का मिले उसको मार देना। जब इनको फ्री हैंड दे दिए गए तो इन्होंने लोगों ने लाखों लोगों को मारा। वहाँ पे हज़ारों लोगों की, हज़ारों औरतों की हत्याएं की गई, रेप किए गए, गैंग रेप हुए, बीचों बीच चौराहे पे रेप किए गए, बीचों बीच चौराहे पे आदमियों को मारा गया, काट दिया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। इसी सब शोरगुल में होते हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस की स्थिति आप लोग समझिए। 7 दिसंबर 1970 में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अभी का बांग्लादेश है, हम लोग इस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में कैसा था और ईस्ट पाकिस्तान में कैसा था। दोनों में मिलाकर टोटल 300 सीट लोकसभा की, एमपी की बनी थी। उन 300 टोटल सीट्स में 151 सीट जो हैं उसको जो भी मिल जाएगा वही वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले होता ये आ रहा था कि प्रेसिडेंट बनता था, प्रधानमंत्री तो बनता नहीं था।
जोर ज़बरदस्ती थे, जो भी उनके सेनापति होते थे वो जगह कुर्सी छीन लेते थे। याह्या खान ने भी ऐसा किया था, इसलिए याह्या खान प्रेसिडेंट थे। लेकिन बाद में इलेक्शंस कराने का नंबर आया और प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए बोला गया। तो भैया ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस शुरू हुए। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में टोटल 155 सीटें थीं। इन 155 सीटों को आम जनता के लिए रखा गया था कि जो भी नेता वहाँ खड़े हों। 7 सीटें आरक्षित थीं महिलाओं के लिए, यानी टोटल 162 सीटें यहाँ पर थीं। इधर आइए, वेस्ट पाकिस्तान में 132 टोटल सीटें थीं और 6 सीटें जो थीं ये महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। यहाँ पर टोटल 138 थीं। मेजॉरिटी के लिए चाहिए 151, वेस्ट पाकिस्तान से 138, यानी अगर इनको प्रधानमंत्री अपना बनाना भी है, ये सारी सीटें जीतो, साथ में इधर के 10, 15, 20 लोग आपको समर्थन दें, तब आप जाकर प्रधानमंत्री बनोगे। मैटर तो कॉम्प्लिकेटेड यहीं से हो गया। अब हुआ ये कि बंगाली नेशनलिज्म मूवमेंट के जो उस समय के सबसे बड़े नेता थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान उस समय बंगाली जो आंदोलन था उसके सबसे बड़े नेता थे। इनका नाम इतना बड़ा था कि अगर ये कहीं पर खड़े हो जाते और वहाँ पर कहते कि इस गधे को वोट डाल दो, तो पब्लिक उस गधे को वोट डाल देती। आप ये समझिए, उनकी लहर, नरेंद्र मोदी की जो लहर अभी लग रही थी लोगों को, उससे 1000 गुना ज़्यादा लहर उस समय पर मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश में यानी ईस्ट पाकिस्तान में थी। इलेक्शंस कंप्लीट हुए और रिजल्ट आपको चौंका देगा। रिजल्ट में जो वेस्ट पाकिस्तान से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बाद में जो बेनज़ीर भुट्टो, इनकी लड़की, वो भी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। इनकी एक पार्टी थी, उसका नाम था पाकिस्तान पीपल पार्टी, यानी PPP। इधर जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान इतने पॉपुलर थे कि उनको बंग बंधु या फादर ऑफ द नेशन भी बांग्लादेश में आज तक बुलाया जाता है। इनकी बेटी जो शेख हसीना है, वो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। अब हम लोग रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनको टोटल सीट मिली 81, 5 महिलाओं वाली जीत गए। टोटल कितनी बनी? 86। मेजॉरिटी के लिए चाहिए 151, मिली 86, यानी अभी बहुत लंबा फासला है। तो इस फासले को तय करने के लिए सीटें इधर से चाहिए। अब इधर का रिजल्ट देखिए आप। शेख मुजीबुर रहमान ने 155 ये और 7 ये, यानी टोटल 162 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। और इतनी खतरनाक, इतनी ज़बरदस्त पॉपुलरिटी थी उनकी कि टोटल 155 में 154 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जीती। और 7 जो महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, उसमें से 7 की 7 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जीती। इनके पास टोटल कितनी हो गई? 161, मेजॉरिटी से 10 ज़्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी इंसान जो ईस्ट पाकिस्तान से है, वो क्यों चाहेगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान से है, वो क्यों चाहेगा कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री बने? आप खुद सोचिए, ईस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके याह्या खान ने लाखों लोगों को जो कि ईस्ट पाकिस्तान के थे मरवा दिया। तो अगर यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा तो ये लोग तो पहले से डरे थे कि अब जो है बदला लिया जाएगा। इससे पहले तक होता ये आ रहा था कि हमेशा बड़ा नेता, बड़ा प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो या प्रेसिडेंट हो या सेनापति हो, वो सब इधर से चुने जाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, सख्त मना कर दिया कि प्रधानमंत्री तुम नहीं बनोगे, हम ही बनेंगे। अब दोनों में लड़ाई, फाइटिंग शुरू हो गई। तो दोनों के समर्थक लोगों ने घनघोर तरीके से लड़ना शुरू कर दिया, मारना एक दूसरे को शुरू कर दिया। बीच में आए प्रेसिडेंट साहब याह्या खान। याह्या खान ने क्या कहा? याह्या खान ने इन दोनों से कहा कि ऐसा करो, 2-2 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन मुजीबुर रहमान तो जानते थे कि अगर 2 साल के लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया,
तो सबसे पहले तो इधर सीटें बढ़ाएंगे और दूसरी बात इधर के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, जनसंख्या कम करना शुरू कर देंगे। ये समस्या बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि ईस्ट पाकिस्तान के जो मुजीबुर रहमान थे, इनको भारत की शरण लेनी पड़ी। उस समय पाकिस्तान की तरफ, जो वेस्ट पाकिस्तान था, इनकी तरफ चाइना, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, ये सब खड़े थे। इधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भारत था और भारत ही था केवल। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जब भारत इनके साथ आया, उससे कुछ दिन पहले जो ब्रिटेन की पूरी शासन व्यवस्था थी, तो ब्रिटेन से एक संदेश आया और संदेश एक ट्रीटी थी। ट्रीटी में कहा गया था कि भारत किसी भी देश का अगर समर्थन करेगा तो ब्रिटेन यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम उनके साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं गया था कि वो यूनाइटेड किंगडम से डायरेक्ट मुकाबला कर सके, इसलिए अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इधर भारत में जो इंदिरा गांधी थीं, उनका मत साफ था कि बांग्लादेशियों को कुछ ना कुछ करके आज़ादी दिलानी है, क्योंकि हम लोग की शरण में आए थे। तो इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिए बहुत सारे ऑपरेशंस और उन ऑपरेशन के चीफ बनाए गए सैम मानेकशॉ और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 27 मार्च 1971 पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया ऑपरेशन चंगेज और भारत की तरफ से शुरू किया गया ऑपरेशन पाइथन। इधर से जो जनरल थे उनका नाम था AK नियाज़ी और इधर से जो जनरल थे उनका नाम था जगजीत सिंह अरोरा। बहुत छोटा युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद जनरल AK नियाज़ी को सरेंडर करना पड़ा और पाकिस्तान की हार हुई। तो आप फ़ोटो देख सकते हैं, जनरल AK नियाज़ी ने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद साइन किया और साइन करने के बाद उन्होंने जितने भी बांग्लादेशी लोगों को कैद कर रखा था उनको सबको छोड़ दिया और मुबारक हो, नया देश हुआ है, नाम है बांग्लादेश। 1972 में सेंसस आता है और सेंसस में पाकिस्तान की जनसंख्या 6 करोड़ बताई जाती है, जिसमें 39 लाख माइनॉरिटी थे। इन 39 लाख माइनॉरिटी में 28 लाख हिंदू थे। उसके बाद बांग्लादेश की बताई जाती है जनसंख्या, उसमें 7 करोड़ लोग थे और 1.4 करोड़ जो थे ये लोग माइनॉरिटी थे और इसमें से 1 करोड़ हिंदू थे। ये जनसंख्या का ग्राफ धीरे धीरे, जनसंख्या टोटल बढ़ रही है, इस वजह से ग्राफ भी बढ़ रहा है। ये इतना कार्यक्रम अभी तक के केस में हुआ, यानी अभी तक की कहानी में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। 1973 में क्या हुआ, एक संविधान बनाया गया, पाकिस्तान का संविधान। उस पाकिस्तान के संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस दिए गए और जैसा कि पाकिस्तान पहले कहता आया है अपनी बड़ी बड़ी बातों में कि ऐसा कर देंगे माइनॉरिटी के लिए, वैसा कर देंगे, वो सब हवाई दावे कितने सच हैं अभी हम लोग जानेंगे। तो अब देखते हैं पाकिस्तान का संविधान लागू कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान हैं। पाकिस्तान के संविधान में जो मेन आर्टिकल्स हैं हमने उनको शामिल कर लिया है। सबसे पहले तो संविधान का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में आर्टिकल पहले में लिखा गया है कि सभी जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, वो सब समान हैं। उसके बाद लिखा गया है इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन रहेगा। अब जब इस्लाम स्टेट रिलीजन है तो सभी समान कैसे हुए, क्योंकि उसमें इस्लामिक धर्म को तो बढ़ावा थोड़ा बहुत दिया ही जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद सेकंड है, ये काम का है फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 5 में माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है, 6 में कहा गया है कि किसी को परेशान नहीं कर सकते, 9 में कहा गया है कि सभी को समान न्याय दिया जाएगा, 10 में कहा गया है कि असंवैधानिक गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, 11 में कहा गया है गुलामी नहीं की जा सकती, 15 में स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता दी गई है, 16 में शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, 17 में संगठन बनाने के लिए दिया गया है, आर्टिकल 18 में बोलने की स्वतंत्रता, 21 में धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 25 में समानता और 26 में भेदभाव, 31 में मुस्लिम जो है उनके सभी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 31 दिया गया और आर्टिकल 36 माइनॉरिटी के हक में बात करने के लिए दिया गया है। इन सभी को आप काट कर लिख दो 0, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ का स्टेट रिलीजन इस्लाम है।
उसका मतलब ये हो गया कि इस्लाम के सभी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जब सभी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा तो अगर किसी कार्य को बढ़ावा देने में कोई चूक हुई या किसी से गलती हुई तो ये सब जो है किनारे रखे रहेंगे और सभी को परेशान किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप आए दिन घटनाएं सुनते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों का रेप हो गया है, हिंदू लड़कियां कन्वर्ट की जा रही हैं, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी भाग रहे हैं, बहुत सारे छोड़ रहे हैं, जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, लाखों लोग मतलब हर साल मारे जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए देखिए। पाकिस्तान में एक लॉ चलता है, लॉ का नाम है ब्लास्फेमी लॉ। ये सेक्शन 295C में दिया गया है पाकिस्तान पीनल कोड में। इस लॉ का इतना गलत फ़ायदा उठाया गया, इतना गलत फ़ायदा उठाया गया कि इस लॉ के चक्कर में हर महीने 10-10 हज़ार लोगों को मारा गया। मतलब साल के हिसाब से देखो तो लगभग आप समझ लिए 2-2 लाख लोग, 10-10 लाख लोग मारे गए, रेप किए गए, भगाए गए, धर्म परिवर्तन कराया गया सिर्फ और सिर्फ इस लॉ के अंतर्गत। इस लॉ में लिखा गया था कि आप जो हैं मोहम्मद साहब की बुराई या मोहम्मद साहब की किसी भी कार्य की आलोचना नहीं कर सकते, आप कुरान की आलोचना नहीं कर सकते, आप मज़ार को या आप मस्जिद को गलत नहीं बोल सकते, आप उसमें किसी भी गलत हरकत को करते पकड़े गए तो आपको या तो जान से मार दिया जाएगा या बहुत लंबा तगड़ा फ़ाइन लगाया जाएगा। फ़ाइन तो लगाना बंद कर दिया गया इस लॉ पर। अब जैसे किसी भी पाकिस्तानी में किसी भी पाकिस्तान में किसी भी हिंदू लड़की को उठाया और ये बोला गया कि मस्जिद में मस्जिद में घुस रही थी या मस्जिद में पानी लेने जा रही थी, तो उस पे इस ब्लास्फेमी लॉ लगाया गया और वहाँ के जो मिलिटेंट लोग थे उन्होंने उसको रेप किया और मार दिया। ऐसी घटना रोज़ आती रहती हैं। आप सोचिए वहाँ पर हिंदुओं की किस तरीके की दिनचर्या होगी, कितना खतरनाक होगा वहाँ पर जीना, वहाँ पर रहना। अब आप एक डाटा देख लीजिए कंपैरिजन में। 1971 में 96% मुस्लिम थे, 3.9% माइनॉरिटी थी। 3.9% का मतलब ये कि 100% में अगर 96% ये थे तो 3.9% माइनॉरिटी, और इन 3.9% में 80% यानी ज़्यादातर हिंदू थे। नीचे देखिए अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। 96.97% मुस्लिम हैं, 3% माइनॉरिटीज़ हैं और इन माइनॉरिटीज़ में 75% हिंदू हैं। यानी अगर टोटल जनसंख्या का कंपैरिजन देखा जाए तो लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्याएं अभी करंट में हुई हैं। करंट में अभी धर्म परिवर्तन कराया गया है, करंट में अभी ये लोग भागे गए हैं। इधर आ जाइए। 1971 में 78% मुस्लिम थे बांग्लादेश में, 21% माइनॉरिटीज़ थी, इन 21% में 87% हिंदू थे। 2022 में इस्लाम बढ़ा, 91% हो गया, माइनॉरिटीज़ 9% बची। देखिए 21 से सीधे 9, और इनमें 80% हिंदू बचे। यानी हिंदुओं को पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश में मारा गया, और ये ऑफिशियल डाटा हमेशा छुपाया जाता है। पहले पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट करने के लिए मना कर दिया गया था, यानी उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। 1980 में जियाउल हक ने एक संविधान संशोधन पारित किया, और उस संविधान संशोधन में जो माइनॉरिटीज़ थीं उन माइनॉरिटीज़ को वोट करने का अधिकार दिया, लेकिन शर्तें लगाईं। शर्त क्या लगाई? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे एरिया में तुम्हारे धर्म का कोई खड़ा होता है इलेक्शन में तो आप उसको वोट कर सकते हैं, और किसी को नहीं। जैसे अगर कोई हिंदू खड़ा हो तो हिंदू को वोट करिए, मुस्लिम खड़ा हो सिख खड़ा हो तो सिख को वोट कर सकते हैं। हिंदू सिख को नहीं कर सकता, सिख हिंदू को नहीं कर सकता। अलग अलग धर्म में आप वोट नहीं कर सकते। जियाउल हक ने 1980 में एक प्रावधान लाया था। अब आप टोटल कंपैरिजन देख चुके हैं, पाकिस्तान की पूरी कहानी देख चुके हैं। अब आपको एक मोटा माटी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्या क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा गलत दुरुपयोग इस ब्लास्फेमी लॉ का किया गया पाकिस्तान में, जो आज भी कंटिन्यू है। जब भी कोई मीडिया वहाँ पहुँचती है तो ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है और उनको डरा धमका कर तथ्यों को ऐसे छुपाया जाता है कि जो उनके सामने कभी ना आ पाए। ये सच है
और ये सच हमेशा चलता रहेगा। बहुत क्रूअल तरीके से वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये ऑफिशियल डाटा था जिसमें आपको उतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप वहाँ की एनजीओ की, जब आप नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ की कोई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने लगभग 20,000 लड़कियों के रेप होते हैं पाकिस्तान में, और वो रेप होने वाली लड़कियां माइनॉरिटीज़ होती हैं। उन लड़कियों के रेप होते हैं और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अगर कोई उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाता है तो वो लिया जाता है इस ब्लास्फेमी लॉ के अंतर्गत, जिसमें जान से भी मारने का प्रावधान है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।